हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन डिवाइसेस यानी कि सुरक्षा युक्तियों के बारे में। आज हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस की जो तीसरी क्लास रहने वाली है। कौन सी तीसरी? इससे पहले हम दो क्लासेस इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। जब तक आप वो दो क्लासेस नहीं देखोगे तो आपको आज वाली क्लास समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं। आज की क्लास में हम सर्किट ब्रेकरों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बचे हुए थे। कल की क्लास में हमने जो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें किसके बारे में पढ़ा था? जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में जैसे एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो गया, गैस सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इन सभी के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि सर्किट ब्रेकर होते क्या हैं तब तक आपको आज वाली समझ नहीं आएगी क्लास। ठीक है, इसलिए आपको पहली क्लास भी देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उस क्लास में हमने रिले के बारे में पढ़ा है, और रिले के बाद ही हम सर्किट ब्रेकरों के बारे में पढ़ना चाहिए। उसी के बाद हमें समझ आता है रिले के पढ़ने के बाद कि सर्किट ब्रेकर किस तरीके से काम करते हैं। इसलिए आप पहले दो क्लासेस जरूर देखें, फिर आज वाली क्लास देखें, उसके बाद ही आपको ये आज वाली क्लास समझ आएगी। अगर आप डायरेक्ट तीसरी क्लास देखोगे तो आप सोचोगे कि ये मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है भाई, आज की क्लास में किस बारे में पढ़ने वाले हैं? एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 जो गैस होती है उसके ऊपर कौन सा सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया, फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में, फ्यूज क्या होते हैं। अगर टाइम बचा तो लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में भी हम पढ़ देंगे। किसके? लाइटनिंग अरेस्टर, इसको कहते हैं LA, लाइटनिंग अरेस्टर LA। ठीक है, हर एक पावर हाउस में लगी रहती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगे होते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। समझेंगे इनको भी ये क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज एयर सर्किट ब्रेकर से। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, देखिए जो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर ना, ये कम वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कितने तक के लिए? 11 kV तक की वोल्टेज के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, और इन्हें केवल ना इंडोर हम यूज कर सकते हैं। इंडोर, केवल हम इन्हें इंडोर के लिए यूज कर सकते हैं। और ये ऐसे सर्किट ब्रेकर हैं जिन्हें हम AC और DC दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस मेथड के द्वारा आग इसके अंदर बुझाई जाती है, जो आर्क होती है, इसलिए जो ये सर्किट ब्रेकर ना, एयर ब्रेकर, इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस का सिद्धांत लगता है। कौन सा? हाई रेजिस्टेंस। जो आर्क है इसके अंदर, जो आर्क पैदा होती है, उस आर्क को बुझाने के लिए हाई रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, और इन्हें केवल इंडोर इस्तेमाल कर सकते हैं। AC और DC दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कम वोल्टेज पर इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि 11 kV तक की वोल्टेज के लिए। ठीक है, और इसका ना लॉस यही है कि 11 kV कम वोल्टेज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और केवल इंडोर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका लॉस है। और इसके फायदे क्या है? फायदे ये है कि इसकी जो संरचना है वो सरल होती है, और सस्ते भी होते हैं। ये क्या होते हैं? संरचना सरल है, सस्ते होते हैं, रख रखाव की आवश्यकता इन्हें कम होती है। रख रखाव की जो है समस्या इसमें कम होती है। ठीक है भाई, और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए आग लगने का खतरा इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है भाई, क्या कहा मैंने? इसके अंदर ऑयल नहीं होता है, जिसके कारण इसके अंदर आग लगने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, यह है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। अब समझते हैं हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो है हाई वोल्टेज के लिए सबसे अच्छा ब्रेकर माना जाता है। कितने के लिए? इसको जो इस्तेमाल कर सकते हैं हम 11 kV से लेकर 440 kV तक, 11 kV से 440 kV तक के बीच में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें सबसे बढ़िया ये प्रचालन किस वोल्टेज पर होगा, वो होगा 132 kV से लेकर 440 kV। 132 से लेकर 440 के बीच में जब अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये अपना बहुत ही अच्छी दक्षता से कार्य करता है। ठीक भाई, यानी कि हाई वोल्टेज के लिए हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? देखिए, एक टैंक होता है इसके अंदर, जिसमें एयर को कंप्रेस करके रखा जाता है। एयर को कंप्रेस करके रखा जाता है, और यहाँ पर एक वाल्व भी लगी होती है। वो वाल्व क्या है? इसके जो ब्लास्ट है, ये जो एयर है उसके कंट्रोल करती है।
एयर को कौन कंट्रोल करता है? जो इसके अंदर वाल्व लगी होती है ना, वो वायु के दबाव को, जो एयर का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करती है ये वाल्व। और इसके ऊपर होते हैं आर्क पर पंच के जो चैम्बर होते हैं, जिनके अंदर आग लगती है, जो आग पैदा होती है ना जहाँ पर, वो होती है इसके ऊपर। फिर यहाँ से क्या है, प्रेशर छोड़ा जाता है इनके इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से वाल्व जो है इधर ऐसे कनेक्ट रहती है तीनों चैम्बरों के अंदर, क्योंकि एक आर फेस का हो गया, एक वाई फेस का हो गया और एक बी फेस का होता है। और यहाँ से क्या है, इस वाल्व से क्या है, प्रेशर छोड़ा जाता है एयर का। इसके अंदर एयर का प्रेशर संकुचित करके रखा जाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। और इसके अंदर जो एयर का जो प्रेशर लगता है ना, वो एक्सियल भी लगता है, एक्सियल यानी कि अक्षीय। अक्षीय भी लगता है और क्रॉस एयर के रूप में भी लगता है। किसमें? क्रॉस एयर। दोनों तरीकों से इसके अंदर हम ब्लास्ट को लगा सकते हैं, ब्लास्ट का प्रेशर इसके अंदर डाल सकते हैं। और हाई वोल्टेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर भी ऑयल तो होता नहीं है, इसलिए आग लगने का डर इनके अंदर भी नहीं होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी हानि क्या है, इसके अंदर जो है ना, एयर को संकुचित करके रखा जाता है, संकुचित। और एयर को संकुचित करना इतना आसान नहीं है, ये इसके अंदर हानि होती है। और इसके अंदर के जो करंट चॉपिंग है ना, करंट चॉपिंग के कारण, करंट चॉपिंग के कारण इसके अंदर बहुत ज्यादा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज पैदा होती है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जनरेट होती है इसके अंदर करंट चॉपिंग के कारण। ये तो इसकी समस्याएं होती हैं। और सबसे ज्यादा जो है इसका एयर प्रेशर, एयर ब्लास्टर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल होता है आर्क फर्नेस में, आर्क फर्नेस में और ट्रैक्शन में। आर्क फर्नेस में और ट्रैक्शन सिस्टम में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भी समझ आ गया होगा। अब समझते हैं हम गैस सर्किट ब्रेकर को। किसको? गैस सर्किट ब्रेकर को। गैस सर्किट ब्रेकर में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? SF6। SF6 गैस का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। SF6 का मतलब है यहाँ पर सल्फर, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ये नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है। कौन सी गैस इसके अंदर यूज होती है? SF6। और SF6 को कहते हैं सल्फर हेक्सा फ्लोरस गैस या फिर सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस। और जो ये गैस होती है ना, ये इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत हाई रहती है, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और हवा की तुलना में ना ये 2.5 गुना ज्यादा होती है। कितनी? 2.5 गुना। जो SF6 की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, वो हवा की तुलना करेगी इसके, हवा की तुलना से ये 2.5 गुना ज्यादा होती है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और इसमें आर्क जो होती है उसको बुझाने के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज्यादा होती है। और ये ना विद्युत ऋणात्मक गैस होती है, विद्युत ऋणात्मक। विद्युत ऋणात्मक गैस होती है। क्यों? क्योंकि है ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सोखने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉनों को ये सोख लेती है। एक गैस इलेक्ट्रॉन सोखने की क्षमता रखती है, इसलिए एक गैस जो है विद्युत ऋणात्मक गैस होती है। और 9 डिग्री सेल्सियस तक, 9 डिग्री सेल्सियस तक ये गैस की फॉर्म में रहती है। किसकी फॉर्म में? गैस की फॉर्म में रहती है। और इसके घनत्व है ना, जो डेंसिटी है, वो भी इसकी ज्यादा होती है हवा से, लगभग 5 गुना। हवा से लगभग 5 गुना डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, और ये अज्वलनशील गैस होती है, यानी कि इसको जलाया नहीं जा सकता इस गैस को। जैसे LPG गैस होती है ना, उसको जलाया जा सकता है। LPG को क्या है, हम उसको सिलेंडर के रूप में यूज करते हैं LPG को। उसमें क्या है, हम वो ज्वलनशील गैस होती है LPG। लेकिन क्या है, जो SF6 गैस होती है ना, ये अज्वलनशील गैस होती है। कैसी? अज्वलनशील, यानी कि नॉन इनफ्लामेबल,
ठीक है। और इनका भी इस्तेमाल है ना, जो SF6 सर्किट ब्रेकर है, इनका इस्तेमाल भी 33 kV से 760 kV के बीच में इनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हाई वोल्टेज के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 132 kV के जो सब स्टेशन होते हैं, 220 के जो सब स्टेशन होते हैं ना, उनके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है? SF6 सर्किट ब्रेकर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, 132 और 220 के अंदर जो कौन सा होता है? SF6 सर्किट ब्रेकर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और क्या क्या मेन पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखने हैं कि इसके अंदर सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस यूज होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी हवा से 2.5 गुना ज़्यादा होती है। 9 डिग्री सेल्सियस पर ये एक गैस के रूप में रहती है और ये विद्युत ऋणात्मक गैस है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को सोखने की क्षमता रखती है। इसकी डेंसिटी भी हवा से ज़्यादा होती है, लगभग 5 गुना ज़्यादा होती है। अज्वलनशील गैस होती है और 33 kV से 760 kV के बीच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके लॉस क्या है? जो SF6 सर्किट ब्रेकर है, इसके अंदर ना सीलिंग की समस्या होती है, यानी कि जो सीलिंग होती है उसकी समस्या इसके अंदर आ जाती है। और इसमें गैस के लीक होने की भी संभावना रहती है, लीकेज की, यानी कि गैस लीकेज की संभावना इसके अंदर रहती है। और नमी का जो अगर इसके अंदर दबाव लग गया, वो भी इसके अंदर बहुत हानिकारक हो सकता है। ब्लास्ट भी हो सकता है इसके अंदर, अगर नमी का इसके अंदर दबाव आ गया, ज़्यादा नमी आ गई ना इसके अंदर, तो उस वजह से इसके अंदर ब्लास्ट भी हो सकता है। और क्या, इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, कीमत भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। और फायदा क्या है, इसके आवाज़ नहीं करता भाई, चलते हुए आवाज़ नहीं करेगा। जब ये ऑपरेट होगा ना, जब इसको चालू करेंगे बंद करेंगे, ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, बहुत कम ही आवाज़ करता है। ठीक है, उम्मीद आप सभी को SF6 सर्किट ब्रेकर भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में निर्वात परिपथ वियोजक। निर्वात यानी कि इसमें आग को बुझाने के लिए निर्वात का इस्तेमाल करते हैं। निर्वात क्या होता है? जो वहां जहां पर कोई हवा नहीं होती, खाली जगह होती है जहां पर, उसको हम निर्वात बोलते हैं। और इसकी ये बहुत ही प्रतिरोधी जो क्षमता ना इसकी निर्वात की, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर से करंट गुजारना बहुत ही मुश्किल होता है निर्वात के अंदर से, क्योंकि वहाँ पर कोई कण तो नहीं होते, नहीं है जो आयोनाइज हो जाते। और आयोनाइजेशन को अगर हमने ख़त्म कर दिया तो क्या, आर्क को भी ख़त्म कर दिया। आर्क किसके द्वारा पैदा होती है? जो हवा में जो कण होते हैं ना, वो आयोनाइज हो जाते हैं, उसी के कारण वो आर्क पैदा होती है। और अब निर्वात के अंदर क्या है, आयोनाइजेशन जो एयर होती है वही नहीं होती, तो आर्क वहां पर पैदा नहीं होने देता ये निर्वात। अगर होती भी है तो ये निर्वात के कारण वो तभी बुझ जाती है, यानी कि बहुत फास्ट ये काम कार्य करता है अपना। ठीक है, इसका भी समझ आ गया होगा आपको। और इसके अंदर ना आर्क जो होती है वो रीस्ट्राइकिंग को भी रोकती है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को जनरेट नहीं होने देती है। ठीक है, और ये भी है ना, जो कार्य करते हैं आवाज बहुत कम करते हैं, कार्य करते हुए आवाज कम करते हैं। और इसके अंदर कोई ब्लास्ट की आवश्यकता नहीं होती है, और इसकी एज भी लंबी होती है, यानी कि ये लंबे समय तक इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, और इनका इस्तेमाल जो है 22 kV से लेकर 22 नहीं 11 kV से लेकर 66 kV के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 11 kV और 66 kV, ये मान लीजिए 11 kV के लिए तो जिस भी सर्किट ब्रेकर का यूज होता है ना, वो VCB ही होती है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को कहते हैं VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। जैसे गैस सर्किट ब्रेकर को कहते हैं हम GCB, गैस सर्किट ब्रेकर GCB। लेकिन जो 11 kV के लिए जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो होती है VCB, यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। आप किसी भी पावर हाउस में जाकर देख लेना, जो पैनल होते हैं ना वो VCB पैनल होते हैं। हर एक पावर हाउस में आपको VCB पैनल ही देखने को मिलते हैं, ना एयर सर्किट ब्रेकर देखने को मिलेंगे। पहले क्या है, पहले ऑयल सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल होता था, पहले होता था ऑयल सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल, लेकिन अब होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल। और 33 kV के लिए भी, 11 kV के लिए भी और 33 kV के लिए भी जो है ज़्यादातर VCB का ही इस्तेमाल होता है। अब कभी कहीं कहीं पर जो है GCB का इस्तेमाल होने लगा है। गैस सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल भी जो है 11 kV के लिए होने लगा है। लेकिन वो कोई पावर हाउस है, जो अभी जो नए बनाए जा रहे हैं ना पावर हाउस, उन्हीं के अंदर जो है GCB, और ये जो स्टेशन होते हैं ना GCB वाले, इनकी जो संरचना है वो भी अलग तरीके की बनाई जाती है। ठीक है, आपको ये बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्या है, VCB वाले जो पावर हाउस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट समझते हैं फ्यूज क्या होता है। देखिए, हमने क्या है यहाँ पर सभी सर्किट ब्रेकर को समझ लिया है।
आपको दिखाते हैं। देखिए, जो इससे पहले हमने क्या रिले के बारे में पढ़ा था, इसके में रिले के बारे में। अब जो हमने सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ लिया, ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में हमने पढ़ लिया, एयर ब्रेक के बारे में, एयर ब्लास्ट के बारे में, गैस सर्किट ब्रेकर के और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में। इन सभी सर्किट ब्रेकर के बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूज वाला। क्या है? फ्यूज वाला। अब हम पढ़ते हैं फ्यूज के बारे में। देखिए, फ्यूज जो है ना एक टेक्निकल प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। कैसा? टेक्निकल प्रोटेक्शन डिवाइस, टेक्निकल प्रोटेक्शन डिवाइस होता है और छोटे आकार का ही होता है। आप सभी ने फ्यूज जरूर देखा होगा। इसे क्या है, जो लाइव वायर होता है उसके श्रेणी क्रम में, इसके सीरीज में लगाया जाता है। जैसे एक न्यूट्रल हो गया और एक फेस होता है, इसे क्या है फेस में लगाया जाता है, फेस में। और फेस में भी कहाँ पर? लाइव तार के अंदर लगाया जाता है इसको। जैसे ये यहाँ से एक लाइन आई और यहाँ पर क्या है, बीच में एक फ्यूज लगा देते हैं जो इस सर्किट को पूरा करता है। अगर हम इस फ्यूज को यहाँ से हटा देंगे तो सर्किट टूट जाता है, और बीच में अगर इसके फ्यूज लगा देते हैं तो ये क्या है, इसका पूरा सर्किट जो है पूरा बनकर तैयार हो जाता है। फ्यूज एक टेक्निकल प्रोटेक्शन डिवाइस है। इसकी जो कार्य प्रणाली है वो भी बिल्कुल सिंपल है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये जो फ्यूज हमने 5 एम्पेयर के लिए लगाया, 5 एम्पेयर के करंट का, रेटेड करंट का इसके अंदर फ्यूज लगा दिया, और जैसे इसके अंदर 6 एम्पेयर का करंट गया तो क्या है, ये इसकी क्षमता है नहीं 6 एम्पेयर को सहने की तार की, तो क्या है ये गर्म होकर टूट जाता है तार यहाँ से, और तार के टूटने से ये सर्किट टूट जाता है। ये इसकी कार्य प्रणाली होती है। ठीक है। और जो इसकी कार्य प्रणाली है, जो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो इनवर्स होती है। इनवर्स जो हमने रिले में पढ़ा था ना, इनवर्स वाला, कि जो इसके अंदर जितना मान का अगर करंट जाएगा उतनी जल्दी ये परफॉर्म करेगा अपने कार्य को। जैसे अगर 5 एम्पेयर का इसका रेटेड करंट है तो 5 एम्पेयर का तो आसानी से सहन कर लेगा। जैसे ही इसके अंदर 10 एम्पेयर का करंट, यानी कि ओवरलोड की वजह से 10 एम्पेयर का करंट इसके अंदर से गुजरेगा ना, तो ये उतना ही जल्दी कार्य करेगा। अब 6 एम्पेयर पे क्या है, ये धीरे धीरे गर्म होगा फिर ये टूटेगा, लेकिन जैसे ही 10 एम्पेयर का करंट होगा ये तुरंत ही टूट जाता है, ये गल कर क्या है, जल जाता है और ये टूट जाता है। और मान लीजिए ये 20 एम्पेयर का करंट आ गया, फिर ये उससे भी जल्दी कार्य करेगा, उससे भी जल्दी टूट जाएगा। ठीक है। इसलिए जो इसकी करेक्टरिस्टिक होती है वो इनवर्स प्रकार की होती है। और जो फ्यूज का रेटेड करते हैं हम हमेशा एम्पेयर में रेटेड करते हैं भाई। ये नहीं है कि 6 वोल्ट इसकी 6 वोल्ट का ये रेटेड है, 6 वोल्ट का फ्यूज है, ऐसा नहीं कहते हम कहते हैं 6 एम्पेयर का फ्यूज है, 5 एम्पेयर का फ्यूज है, 10 एम्पेयर का फ्यूज है। यानी कि जो इसकी रेटेड होती है ना वो हमेशा एम्पेयर में दी जाती है, रेटिंग हमेशा। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब इसकी ना कुछ गुणवत्ताएं देखते हैं, क्या क्या इसके अंदर गुण होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इसका गलनांक है वो कम होना चाहिए, न्यून गलनांक, गलनांक होना चाहिए इसका बहुत कम। ठीक है। और एक यहाँ पर कंफ्यूजन पॉइंट पता है क्या, इसकी प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। एक मिनट, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन पता क्या बनती है, कंफ्यूजन ये बनती है कि जो चांदी होती है, चांदी को सबसे अच्छा इसका फ्यूज का पदार्थ माना जाता है, चांदी को सबसे अच्छा फ्यूज माना जाता है। और चांदी का आप सभी को पता है प्रतिरोधकता इसके अंदर कम होती है। क्या होती है? प्रतिरोध। चांदी का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। लेकिन चांदी को अच्छा फ्यूज माना जाता है। और फ्यूज की क्या गुण है? फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। यहां पर ना ये कंफ्यूजन पॉइंट है। हर एक जो टीचर है इसकी अलग थ्योरी बताता है, लेकिन जहां तक मैं समझाऊं वो मैं आपको बताता हूं क्या मतलब है इसका। देखिए, अब हम जो फ्यूज है ना, फ्यूज फ्यूज हम किस प्रकार का लेते हैं, एक पतली सी तार लेते हैं फ्यूज की। ठीक है, चाहे वो कोई भी धातु हो, पतली तार लेते हैं। और वो पतली तार का क्या है, प्रतिरोध ज्यादा होता है, पतली तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है। इस वजह से इसकी जो प्रतिरोधकता है उच्च कहते हैं हम। और इसकी एक थ्योरी और भी है कि जो इसका गलनांक कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये तो बात है। अब प्रतिरोधकता उच्च क्यों होनी चाहिए, उसकी एक अलग थ्योरी है। देखिए, वो थ्योरी मैं बताता हूं आपको, एक मिनट। देखिए, प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता इसकी उच्च होती है, क्यों?
क्योंकि जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज ऐसा होना चाहिए अगर उसके अंदर से रेटेड करंट से ज्यादा अगर उसके अंदर करंट जाए तो वो तुरंत टूट जाए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब मान लेते हैं हमने ले लिया तांबा, तांबे का फ्यूज ले लिया और इसकी रेटिंग है 5 एम्पेयर की। कितनी? 5 एम्पेयर की। अब अगर इसके अंदर से 7 एम्पेयर का करंट चला गया, अगर इस तांबे के फ्यूज के अंदर से 7 एम्पेयर का करंट चला गया तो ये गर्म हो जाएगा। क्या होगा? गर्म होगा। और गर्म किस वजह से होगा? अगर इसका प्रतिरोध उच्च है ना, अगर इस तांबे का इस फ्यूज का प्रतिरोध उच्च है तभी ये गर्म होगा, उतनी जल्दी ये गर्म होता है। क्योंकि आपने नाइक्रोम धातु पढ़ी होगी। कौन सी? नाइक्रोम। नाइक्रोम का क्या है? प्रतिरोध ज्यादा होता है, लेकिन वो धातु तो है, कंडक्टर होता है नाइक्रोम, लेकिन क्या है? उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है जिसके कारण वो गर्म होता है। इसलिए उसको जो गर्म हमारी युक्तियां होती है, जो अप्लायंसेस होते हैं, उनके अंदर हम नाइक्रोम के एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो क्या है? करंट को जाने से रोके और वो गर्म हो जाए। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये समझ आ गया होगा। देखिए दोबारा बताता हूँ। अब मान लीजिए हमने तांबे का एक फ्यूज ले लिया, उसकी 5 एम्पेयर की रेटेड करंट है, लेकिन 7 एम्पेयर जैसे ही उसके अंदर से करंट गया तो क्या है? ये इस तांबे के फ्यूज का प्रतिरोध है उच्च, तो क्या है? उच्च प्रतिरोध के कारण ये 7 एम्पेयर को अपने अंदर से नहीं जाने देगा, जिसके कारण ये गर्म हो जाएगा। अब ये अगर करंट यहाँ तक आ गया और करंट यहाँ तक नहीं जा पाया तो क्या ये बीच वाला भाग क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा, जिसके कारण इसका गलनांक तो कम है ही, तो ये आसानी से टूट जाता है। और ये इसका जो मेन कारण होता है जी, प्रतिरोध उच्च बताने का। लेकिन क्या है, एक एक पॉइंट और पता है क्या कंफ्यूजन वाला? इसकी जो चालकता है ना वो भी उच्च होनी चाहिए। चालकता उच्च होनी चाहिए। ये फिर से हमें कंफ्यूज कर देता है ये पॉइंट। चालकता उच्च होनी चाहिए। अब चालकता उच्च होनी चाहिए इसका क्या मतलब है? जो करंट हम इसके अंदर एक पतली तार लेते हैं और सारा करंट क्या है? उस पतली तार से ही तो जाना चाहिए, इसलिए इसकी चालकता भी उच्च रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, लेकिन आप समझ लेना। अगर एग्जाम में अगर आपसे सवाल पूछ ले कि एक फ्यूज के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो आपको हमेशा क्या करेक्ट ऑप्शन करना है? न्यून तो गलनांक होना चाहिए और प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। अगर प्रतिरोधकता उच्च ऑप्शन में नहीं आती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये आ जाए कि चालकता उच्च होनी चाहिए तो आप चालकता उच्च कर लेना। अगर लेकिन ऑप्शन में क्या है? प्रतिरोधकता उच्च भी आ जाए और चालकता उच्च भी आ जाए तो आपको प्रतिरोधकता उच्च करनी पड़ेगी इसकी। क्योंकि आज तक ना जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो हम स्टेट के एग्जाम की बात कर ले, चाहे वो सेंटर के एग्जाम की बात कर ले, हर एक डिपार्टमेंट ने इसका ऑप्शन करेक्ट यही माना है, प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप गूगल से भी पूछते हो कि फ्यूज के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए तो वो भी आपको बताएगा कि जो इसकी प्रतिरोधकता है वो उच्च होनी चाहिए। और वो मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया है कि किस प्रकार से होनी चाहिए। क्योंकि जो ये करंट, जो ये फ्यूज है, ये गर्म कब होगा? जब इसकी प्रतिरोधकता जो है इसकी ज्यादा होगी, और गर्म होने की वजह से ये क्या है? टूट जाता है। इसलिए हम कहते हैं इसकी प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए इसके अंदर? ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए इसका। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए इसका। ऑक्सीकरण का क्या मतलब है? जब इसके अंदर जो परत होती है, इसके ऊपर कोई परत ना जम जाए, कोई कार्बन वगैरह की जो है कोई परत नहीं जमनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, कार्बन वगैरह की एक परत जम जाती है, वो नहीं जमनी चाहिए। ऐसा पदार्थ होना चाहिए। और ऐसा पदार्थ होना चाहिए जैसे ही रेटेड करंट से ऊपर करंट जाएगा ना, करंट बहे इसके अंदर, तभी ये अपना काम करना स्टार्ट कर दे, टूट कर ये सर्किट को तोड़ दे। ठीक है, इस तरीके के पदार्थ का हमें चयन करना चाहिए इसके अंदर। टीन और शीशे का भी जो है इसके अंदर इस्तेमाल ज्यादा होता है। किसका? जो लेड और टीन की जो धातु होती है, लेड और टीन, उसका इस्तेमाल भी है जो इसके फ्यूज के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों का मिश्र किया जाता है, यानी कि लेड और टीन को जोड़कर जो फ्यूज बनाया जाता है, जिसके अंदर लेड की मात्रा रखी जाती है 37% और टीन की मात्रा रखी जाती है 63%। उस फ्यूज का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा किया जाता है। और लेड धातु का जो गलनांक है ना वो 326 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 326 डिग्री सेल्सियस होता है। और टीन का जो गलनांक होता है वो 232 डिग्री सेल्सियस होता है। इनका गलनांक भी दोनों धातुओं का कम होता है। तांबे की बात करें ना, कॉपर की, कॉपर का फ्यूज भी जो है घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
और कॉपर के लिए हम एक कॉपर का जो अगर गलनांक की बात करें वो होता है 1084 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का गलनांक कितना होता है 1084 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखना गलनांक को इसके। और एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम की होता है 660 डिग्री सेल्सियस। सिल्वर यानी कि चांदी की बात करें उसका होता है 960 डिग्री सेल्सियस। कितना? 960 डिग्री सेल्सियस। ये इसके गलनांक मैंने आपको बताए हैं। बाकी आप इन पॉइंटों का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि एग्जाम में ना सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया आज तक ये न्यून गलनांक और उच्च प्रतिरोध, क्योंकि हर एक जो डिपार्टमेंट है ना वो इसके बारे में ना पूछ ही लेता है एक ना एक सवाल तो, कि किस पदार्थ का जो है फ्यूज अच्छा रहता है, या फिर क्या क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए, इन सभी के बारे में पूछ लेता है हर एक डिपार्टमेंट। ठीक है। एक चीज और है इसके अंदर कि जो इसका प्रसार गुणांक है ना, जो एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि जो इसका प्रसार गुणांक है वो भी कम होना चाहिए। प्रसार गुणांक कम होना चाहिए, उच्च चालकता होनी चाहिए, न्यून प्रसार गुणांक होना चाहिए, और ऑक्सीकरण भी इसके अंदर बहुत ही कम होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके ऊपर ध्यान दे लेते हैं, जैसे फ्यूज का बेस। फ्यूज बेस क्या होता है? जिसके अंदर हम फ्यूज को लगाते हैं वो किसका बनाता होता है? पोर्सिलिन के पदार्थ का बना होता है। पोर्सिलिन का पदार्थ का बना होता है। उसके अंदर क्या है इस प्रकार का होता है वो, यहाँ पर साइड में होती है पत्तियां होती हैं, और इसमें क्या है बीच में फ्यूज लगा देते हैं। इसे कहते हैं फ्यूज का बेस। क्या कहते हैं? फ्यूज बेस कहते हैं। बात करें रेटेड वोल्टेज क्या होती है? रेटेड वोल्टेज जिस वोल्टेज पर फ्यूज सफलतापूर्वक कार्य करता है, यानी कि उच्चतम वोल्टेज होती है ये, यानी कि अगर इससे ज्यादा वोल्टेज होगी तो फ्यूज जो है टूट जाएगा, पहले ही कार्य करने से पहले ही टूट जाता है। इसलिए रेटेड वोल्टेज क्या होती है? उच्चतम वोल्टेज होती है जिस पर वो कार्य कर सकता है एक फ्यूज। ठीक है, वो होती है इसकी रेटेड वोल्टेज। बात करें रेटेड करंट की, रेटेड करंट रेटेड करंट क्या होता है? जिस करंट के मान पर एक फ्यूज सफलतापूर्वक अपना कार्य करता, अपने अंदर से धारा को गुजारने देता है, उसको कहते हैं रेटेड करंट। लेकिन क्या है, रेटेड करंट से ऊपर करंट का मान होते ही फ्यूज जो है अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है, वो टूट जाता है वहां से, क्योंकि उसके अंदर प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, जिसके कारण वो गर्म हो जाता है, उस करंट को सहन नहीं कर पाता और वो टूट जाता है। मान लीजिए 5 एम्पेयर का करंट रेटेड करंट है उस फ्यूज का, और 6 एम्पेयर अगर उसके अंदर से करंट गई तो क्या है वो अपना कार्य करना स्टार्ट कर देगा और वो टूट कर सर्किट को ब्रेक कर देता है। ये होता है रेटेड करंट। ठीक है भाई। एक रेटेड करंट के बाद आता है इसके अंदर फ्यूजिंग करंट। क्या होता है फ्यूजिंग करंट? क्या होता है फ्यूजिंग करंट? वो न्यूनतम करंट होता है, फ्यूजिंग करंट वो न्यूनतम करंट होता है जिसके ऊपर फ्यूज टूट जाए, फ्यूज टूट जाए, यानी कि उतना करंट अगर इसके अंदर से फ्यूज के अंदर से गुजरेगा तो फ्यूज जो है टूट जाएगा। फ्यूजिंग करंट वो करंट होता है। देखिए रेटेड करंट और फ्यूजिंग करंट में यही अंतर होता है। रेटेड करंट अगर 5 एम्पेयर है तो उसका अगर वो 6 एम्पेयर पर टूट रहा है तो 6 एम्पेयर उसका फ्यूजिंग करंट हो जाएगा। हमेशा रेटेड करंट कम होता है और फ्यूजिंग करंट इसका ज्यादा होता है, क्योंकि रेटेड करंट पे तो फ्यूज सफलतापूर्वक कार्य करता है, लेकिन फ्यूजिंग करंट पर क्या है वो टूट जाता है फ्यूज। इसलिए न्यूनतम वो धारा का न्यूनतम वो मान जिस पर फ्यूज टूट जाए वो उसका फ्यूजिंग करंट कहलाता है। ठीक है। एक होता है फ्यूजिंग फैक्टर, इसके अंदर फ्यूजिंग फैक्टर जिसे हम एफ भी कहते हैं, एफ यानी कि फ्यूजिंग फैक्टर भी कहते हैं। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होती है? रेटेड करंट नहीं, ये फ्यूजिंग करंट, सॉरी, फ्यूजिंग करंट बटा में रेटेड करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया भाई, अपने नोट्स में लिख लेना इसको। फ्यूजिंग करंट का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? फ्यूजिंग करंट बटा में रेटेड करंट। फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला ये फ्यूजिंग करंट बटा में रेटेड करंट, और इसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। फ्यूजिंग फैक्टर का जो मान हमेशा 1 से ज्यादा हुआ, क्योंकि हम सभी को पता है फ्यूजिंग करंट का मान ज्यादा होता है और रेटेड करंट का मान कम होता है।
ठीक है। और ना इसका मान जो है 1 के नज़दीक ही रहना चाहिए, फ्यूजिंग फैक्टर का मान जो है 1 के नज़दीक ही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लेते हैं 5 एम्पेयर रेटेड करंट है उसका, तो जितना जल्दी हो 5 एम्पेयर से ऊपर करंट जाते ही वो टूट जाए, वो हमें कौन बताता है? फ्यूजिंग फैक्टर बताता है। और फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1.4 से अधिक नहीं होना चाहिए। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, फ्यूजिंग फैक्टर से का मान जो है 1.4 से अधिक नहीं होना चाहिए। फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1.4 से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो HRC फ्यूज होता है, एक फ्यूज होता है HRC। HRC फ्यूज का क्या मतलब है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। HRC का क्या मतलब है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। और HRC का जो फ्यूज फैक्टर है, इसका मान होता है 1.1। और एग्जाम में आया हुआ सवाल है, HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? 1.1 होता है। ठीक है। और जो रिवायरेबल जो किटकैट फ्यूज होते हैं ना, जो घरों में आपने देखे हैं लगे हुए, उनका फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.4। 1.4 से अधिक भी हो सकता है, 1.7 तक हो सकता है। 1.4 से 1.7 तक होता है, लेकिन जो है 1.4 से अधिक इनका मान नहीं होना चाहिए फ्यूजिंग फैक्टर का। ठीक है भाई, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हम समझते हैं फ्यूज की धारा वहन क्षमता किस पर निर्भर करती है। जो फ्यूज होता है उसके अंदर जो करंट हमने गुजारी है, उसकी जो क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है। देखिए, आई का फॉर्मूला क्या होता है? V/R। और आर का आप सभी को पता है फॉर्मूला, ρL/A, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इसके अंदर रखें I बराबर V/R, ρLA चला जाएगा ऊपर। इस फॉर्मूले के आधार पर हम समझ सकते हैं कि जो फ्यूज की धारा वहन क्षमता किस पर निर्भर करती है। ए से क्या बनता है? क्रॉस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि आई क्या समानुपाती हो गया ए के, यानी कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ उतना ज्यादा उसके अंदर करंट जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उतनी ज्यादा उसकी चालकता होती है। पदार्थ पर आई किसके व्युत्क्रमानुपाती है? पदार्थ पर। रो किसको? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब ये जो करंट है ना उसके अंदर जाएगा जो फ्यूज के, वो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। लंबाई के बीच भी व्युत्क्रमानुपाती होता है करंट का मान, यानी कि जितनी ज्यादा लंबाई होगी फ्यूज की उतना इसके अंदर करंट कम जाएगा, यानी कि करंट की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है भाई। और रेजिस्टेंस पर तो ये होता ही है, आई समानुपाती 1/R, यानी कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है फ्यूज का तो इसके अंदर चालकता कम हो जाएगी। ठीक है। इन सभी चीजों पर डिपेंड करती है फ्यूज की धारा वहन क्षमता। और वातावरण पर भी, इस पर वातावरण पर भी डिपेंड करती है इसके अंदर फ्यूज की धारा वहन क्षमता। ठीक है भाई। और जो इनकी सिलेक्टिविटी भी हाई रहनी चाहिए। सिलेक्टिविटी पहली क्लास में आपको बताया था सिलेक्टिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी, रिलायबिलिटी, क्विकनेस, स्टेबिलिटी, ये सभी क्या है एक फ्यूज के अंदर अच्छी होनी चाहिए। यानी कि सिलेक्टिविटी, जब फॉल्ट आए ना जब ही सर्किट को तोड़े, ऐसा होना चाहिए। सेंसिटिविटी, यानी कि जैसे ही कम करंट भी आए ना, फॉल्ट अगर मान लीजिए 5 से ज्यादा 5.2 एम्पेयर करंट आ जाए तब भी जो है ये काम कर दे अपना। सेंसिटिविटी इसकी हाई रहनी चाहिए। ठीक है। रिलायबिलिटी भी हाई रहनी चाहिए इसकी। ठीक है। यानी कि जो मान इसमें तय किया गया है उसी मान पर जो है अपना कार्य ये कर दे। शीघ्रता, जितना जल्दी हो उतना, यानी कि क्विकनेस, यानी कि जितना जल्दी हो उतना ये कार्य करे। स्टेबल रहे, यानी कि बेफालतू में ना टूटे। जब कोई फॉल्ट आए इसके अंदर तभी ये प्रचालित हो, आवश्यकता के समय पर ही प्रचालित होना चाहिए। ये हमें बताता है स्टेबिलिटी। ठीक है। ये पांचों गुण भी है इसके अंदर होने चाहिए फ्यूज के अंदर। ठीक है भाई।
दोस्तों आज की क्लास में हमने कुछ सर्किट ब्रेकरों के बारे में पढ़ा है और फ्यूज के बारे में हमने जितनी भी बातें फ्यूज के बारे में हमें पढ़नी थी वो पढ़ ली है। हर एक बात को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है, कोई भी जो है पॉइंट को छोड़ा नहीं गया है। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था ना, हर एक पॉइंट को आपको बताया गया है। ठीक है, आज की क्लास में करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में, या फिर हम कहें एलए के बारे में हम समझेंगे और कुछ फॉल्ट का एनालाइज करेंगे कि किस किस तरीके के एक सर्किट के अंदर फॉल्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे शॉर्ट सर्किट करंट होता है, असिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, टेम्परेरी फॉल्ट होते हैं, परमानेंट फॉल्ट होते हैं। उन सभी के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं और कल जो है हम प्रोटेक्शन डिवाइस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे अपना। ठीक है, कल इसकी हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।